जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द यूथ गाइड विद सुनील में। तो हम संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे थे। पार्ट 1 में हमने देखा निर्मित, लिखित और विशाल संविधान क्या होता है, कैसे जो है कि इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है। दूसरा हमने जो लिखा था अपने इंडेक्स में, जो लिखा था वो विशेषता थी, दूसरी विशेषता संविधान की सर्वोच्चता। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा, या फिर यहाँ पे भी देख सकते हैं कि पहला निर्मित, लेखित और विशाल संविधान हमने पार्ट 1 में देख लिया था। संविधान की सर्वोच्चता, तो हम अब इस पे ध्यान आकर्षित करते हैं, ध्यान अपना लगाते हैं। क्या था संविधान की सर्वोच्चता? दूसरा पार्ट है संविधान की सर्वोच्चता। ये पार्ट 3 है, वीडियो का पार्ट 3। क्या था संविधान की सर्वोच्चता? देखिए, आशय क्या है, हमारे देश में कौन सर्वोच्च है? क्या विधायिका सर्वोच्च है? क्या किसी केंद्र की विधायिका यानी संसद सर्वोच्च है? क्या हमारे देश में किसी राज्य की विधायिका सर्वोच्च है? क्या हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, हाई कोर्ट सर्वोच्च है? ये प्रश्न आखिर उठता है कि सर्वोच्च है कौन हमारे देश में? उत्तर ये है कि संविधान सर्वोच्च है, यानी कि संविधान। चलिए हम पॉइंट वाइज में लिखते भी चलते हैं और समझते भी चलते हैं। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। कोई भी आदेश, देखिए, कोई भी नियम, विनियम, विधि या कानून, परंपरा, प्रथा, रिवाज, अध्यादेश, कोई भी नियम, विनियम, ये सारी चीज़ें तभी तक वैध होंगी हमारे देश में जब तक ये संविधान के आधारभूत ढांचे को चोट न पहुंचाती हो। ये सारी चीज़ें संविधान के अधीन होंगी, अगर इनमें से किसी ने भी संविधान के मूल तत्व को जो है कि चोट पहुंचाया तो संविधान की सुप्रीमेसी मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि विधायिका है, विधायिका कैसे हो सकती है? दो स्तरों पे है हमारे यहाँ विधायिका। एक है संसद, यानी केंद्र स्तर पे है संसद, और राज्य स्तर पे है राज्य विधानमंडल। ये भी कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान के, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जो संविधान के आधारभूत, मैं इसको संविधान के आधारभूत ढांचे, मैं इसको डबल इन्वर्टेड कामा में लिख रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आधारभूत ढांचे के विरुद्ध हो। देखिए, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत ना केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 में दिया गया था। अब ये कहाँ पढ़ेंगे सर, बताइए? इसको हम कई जगहों पे देखेंगे, लेकिन जब हमने अपना सिलेबस लिखा था तो प्रमुखवाद लिखा था ना यहाँ पे। इसमें आकर के हम चीज़ों को पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रमुखवाद हैं जिन्होंने हमारे संविधान को, जो संविधान का जो वर्तमान स्वरूप है उसको यहाँ तक ले आकर के पहुँचाया। उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट वाद है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य।
उसमें जो है कि संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया था, 1973 में हुआ था। इन शॉर्ट संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ ये है, इन शॉर्ट संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ ये है कि शासन के सभी अंग संविधान के भीतर, सभी अंगों को संविधान के भीतर रहकर ही कार्य करना होगा। और अगर आप हमारी क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता है शासन के सभी अंग जब मैं बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कौन कौन से अंग होते हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी। न्यायपालिका कहाँ देखी थी, ज़रा देखिए। जब हमने संविधान का अर्थ बताया था ना, तो भी ये वर्ड आया था। देखिए, शासन के विभिन्न अंग, तो हमने देखा था विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। वही चीज़ें शासन के सभी अंग यानी कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सभी को संविधान के भीतर रहकर ही कार्य करना होगा। इनमें से कोई भी संविधान के ऊपर नहीं है। इन शॉर्ट संविधान हमारे यहाँ सुप्रीम है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। हमारे संविधान की जो अगली विशेषता है, संविधान की सर्वोच्चता हमने देख ली। संविधान की अगली विशेषता है कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण। अब ये एक ऐसी विशेषता है जो लंबी खींचेगी, ये पूरी क्लास इसमें चली जाएगी, लेकिन आपको मज़ा आ जाएगा इस चीज़ को पढ़ के। अगर आपको जानने की क्यूरियोसिटी है आपके अंदर, तो ये कठोरता और लचीलेपन का मतलब क्या होता है और भारतीय संविधान कैसे इन दोनों का मिश्रण है, ये जान करके ना आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए देखते हैं ज़रा सा। एक सेकेंड, पेजेस सही कर लें। हेडिंग डाल दीजिएगा, कठोरता हेडिंग है। तीसरी विशेषता है हमारे पास में कठोरता व लचीलेपन या इसको बोल सकते हैं सुनम्यता का मिश्रण। अब जरा देखिए, कठोर संविधान किसे कहते हैं? कठोर संविधान किसे कहते हैं, ये समझिए। ऐसे संविधान जिनमें संशोधन करना बहुत मुश्किल हो, ऐसे संविधान जिनमें संशोधन करना अत्यंत मुश्किल हो, अत्यंत कठिन हो, अत्यंत जटिल हो। यानी कि अच्छा, जटिल क्यों होगा? क्या मतलब क्यों ऐसा है कि इसमें संशोधन करना जटिल है? क्योंकि ऐसे संविधानों में संशोधन माफ़ कीजिएगा, ऐसे संविधानों में संशोधन विशिष्ट बहुमत से होता है। अब मैं इसको दूसरे पेन से लिखता हूँ, विशिष्ट बहुमत के माध्यम से होता है, यानी स्पेशल मेजॉरिटी के माध्यम से होता है। और कई बार तो इसमें जटिलता इतनी जुड़ जाती है कि विशिष्ट बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की आधा राज्य, मतलब ऐसा नहीं कि बिहार का आधा राज्य, वो नहीं। जैसे भारत में जितने भी राज्य हैं उनका 50%, इसकी बात हो रही है। आधे राज्यों की सहमति भी अनिवार्य हो जाती है। इस वजह से ये कठोर संविधान
जिनमें संशोधन करना इतना अत्यंत जटिल हो जाता है। रीज़न ये है कि विशिष्ट बहुमत चाहिए होता है संशोधन करने के लिए, और कई मामलों में आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए होती है। इस वजह से ऐसे संविधान में, इस तरह के संविधानों में संशोधन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ हो जाती है। और इसका एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है ऐसे ही संविधान का अमेरिका उदाहरण है इसका, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण। अमेरिका के संविधान में संशोधन करना बहुत जटिल है। अब देखिए, कठोर संविधान तो हमने समझ लिया। अब सुनम्य या लचीला संविधान किसे कहते हैं? सुनम्य या लचीला संविधान किसे कहते हैं? ठीक है, इसका जस्ट विपरीत, ऐसे संविधान जिनमें संशोधन करना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जिनमें संशोधन करना अत्यंत आसान हो। अब आसान कैसे होगा? जैसे यहाँ पे मुश्किल हुआ, उसी का विपरीत यहाँ पे आसान होगा। यानी इनमें संशोधन, ऐसे संविधानों में संशोधन साधारण बहुमत के माध्यम से हो जाता है। साधारण बहुमत के माध्यम से हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल कौन सा है हमारे पास में? तो उदाहरण स्वरूप हम इसका एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं ब्रिटेन का संविधान। इतना आसान है कि इनमें संशोधन आए दिन होते रहते हैं ब्रिटेन के संविधान में। माफ़ कीजिएगा, आए दिन होते रहते हैं। अच्छा, अगर मैं ऊपरी तौर पे आपको पढ़ाना चाहता या बताना चाहता, तो मैं बस ये 2 पॉइंट बताता और फिर अगले जो है कि विशेषता पे कूद जाता। आप भी संतुष्ट होते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा जानने की इच्छा तो होती नहीं। लेकिन कोई ऐसा विद्यार्थी जिसके मन में हो कि विशिष्ट बहुमत किसे कहते हैं, आधे राज्यों की सहमति का अर्थ क्या होता है, साधारण बहुमत किसे कहते हैं, ये चीज़ अब हम विस्तार से देखने जा रहे हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। इस पे ज़रा फोकस कीजिएगा। काफ़ी जटिल चीज़ है, लेकिन हम आसान से आसान शब्दों में जो है कि समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो इसी विशेषता के को आगे बढ़ाते हुए हम ज़रा सा एक हेडिंग डालते हैं अपने कॉपी में, बहुमत के प्रकार। आपको अभी ये समझ में आ जाएगा, मतलब ये अगले 10-15 मिनट आप फोकस्ड होंगे, आपको समझ में आएगा जाएगा कि विशिष्ट बहुमत की वजह से अगर ये कठोर हो जा रहा है संविधान, तो विशिष्ट बहुमत का अर्थ क्या है। अगर साधारण बहुमत की वजह से ऐसे संविधान लचीले हो जा रहे हैं, इनमें संशोधन आसानी से हो जा रहा है, तो साधारण बहुमत का अर्थ क्या है। आपको अगले 15 मिनट में बिल्कुल क्लियर होगा चीज़ें। थोड़ा सा फोकस्ड होना रहेगा आपको बस। तो देखिए, बहुमत के प्रकार हमारे पास में 3 तरह के बहुमत होते हैं। एक तो साधारण बहुमत होता है, जिसको कहते हैं जनरल मेजॉरिटी। एक तरह का बहुमत होता है प्रभावी बहुमत होता है, इफेक्टिव मेजॉरिटी। और अगला जो होता है विशिष्ट बहुमत होता है। मैं ज़रा लाइनिंग जो है कि कर दूँ, सो दैट मैप जो रहे बिल्कुल क्लियर रहे, ये जो चार्ट बनने जा रहा है। विशिष्ट बहुमत होता है यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी या स्पेसिफिक मेजॉरिटी। ठीक है, अब स्पेसिफिक मेजॉरिटी भी 3 तरह की होती है, ये भी 3 तरह की होती है।
कौन सी 3 तरह की होती है? फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेसिफिक मेजॉरिटी, इसका नाम ही है सेकेंड टाइप ऑफ स्पेसिफिक मेजॉरिटी एंड थर्ड टाइप ऑफ स्पेसिफिक मेजॉरिटी। आपको थोड़ा सा 15 मिनट ध्यान आकर्षित करना होगा, अपना ध्यान बिल्कुल जो है कि केंद्रित करना होगा इस चीज़ पे। उसके बाद से आपको लगेगा कि आपने कुछ सीखा है धर्रे से हट करके। ये चीज़ किसी बुक में नहीं मिलेगी आपको। आप कोई बुक उठा के देखिएगा, इस तरीके से एक साथ में चीज़ों को नहीं जो है रखा होगा। तो देखते हैं, चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारी संसद 3 अंगों से मिलकर बनी होती है, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए जानिए हमारी संसद 3 अंगों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो हम राज्यसभा का एग्जांपल लेकर के चलते हैं, ठीक है। राज्यसभा का एग्जांपल लेकर चलेंगे, जिस प्रोसेस से जो है कि वो चीज़ गुजरी होगी वही चीज़ लोकसभा से होकर गुजरेगी, और वो चीज़ जो है कि राष्ट्रपति के पास जाएगी, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ में अधिनियम जो है कि कानून बन जाएगा। तो हम ज़रा राज्यसभा के एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। आप बताइए कि राज्यसभा में हम साधारण बहुमत की बात कर रहे हैं, ठीक है। साधारण बहुमत, ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है कुल? आप कहोगे 245 है। अगर नहीं भी पता होगा तो आप ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। अब मान लीजिए इस राज्यसभा में कोई विधेयक आया, ठीक है, कोई बिल आया इस राज्यसभा में, और उस बिल को साधारण बहुमत से पास होना है। तो इसका अर्थ क्या है? देखिए, साधारण बहुमत का अर्थ ये है कि 245 सदस्य संख्या है। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे सदस्य जो है कि राज्यसभा में प्रस्तुत हो जाएंगे। मान लीजिए कि कुछ सदस्य उपस्थित जो है कि नहीं हो पाए, अनुपस्थित हो रहे हैं, और मान लीजिए 5 सदस्य अनुपस्थित हो गए, तो उपस्थित सदस्यों की संख्या क्या हो जाएगी? 240 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि जितने लोग उपस्थित हैं वो सारे के सारे मतदान दें। राज्यसभा के सदस्यों या फिर संसद के सदस्यों के पास में ये अधिकार होता है कि अगर वो अपने आप को मत के प्रोसेस से, मत की प्रक्रिया से दूर रखना चाहें तो वो दूर रख सकते हैं खुद को। तो मान लीजिए कि इन सब में से 2 सदस्यों ने जो है ना मतदान नहीं किया, तो कितने सदस्यों ने मतदान किया होगा? आप कहोगे 238, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 होती है। कोई एक विधेयक आया जिसको साधारण बहुमत से राज्यसभा में पास होना है। अब साधारण बहुमत का अर्थ क्या है? मान लीजिए उस दिन जो है कि 5 सदस्य अनुपस्थित रहे, 240 सदस्य ही सदन में प्रस्तुत हुए हैं। उन 240 में से भी 2 सदस्यों ने जो है वॉकआउट कर गए, अपने आप को मतदान की प्रक्रिया से उन्होंने बाहर रखा। तो मतलब क्या हो जाएगा? वो विधेयक कैसे पास होगा? अब ज़रा देखिएगा, विधेयक पास होगा उपस्थित व मतदान करने वालों का 50% प्लस 1 सदस्य। अच्छा, तो विधेयक कैसे, मतलब कितने नंबर चाहिए हमें विधेयक को पास कराने के लिए? 50%, मतलब 50% प्लस 1 का अर्थ क्या है? जो उपस्थित हैं और जो मतदान कर रहे हैं, यानी कि 238 उपस्थित और मतदान जो कर रहे हैं वो 238 नंबर है। इस 238 का 50% चाहिए। 50% यानी कि डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 1। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो 119, हाँ 119 होगा और प्लस 1, अर्थात 120 सदस्य जो है ना मतदान कर देंगे तो राज्यसभा में ये विधेयक पास हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो कि जनरल मेजॉरिटी का अर्थ क्या होता है। चलिए एक बार और समझाते हैं।
तेज़ी से समझेंगे क्योंकि हमने अच्छे से समझा है, लेकिन एक बार बस तेज़ी से समझेंगे। मान लीजिए कि साधारण बहुमत की बात चल रही है, राज्यसभा का हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। मान लीजिए कि राज्यसभा मानना नहीं है, ये तो है ही है, राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है। मान लीजिए कि राज्यसभा में कोई विधेयक आया और उस विधेयक को साधारण बहुमत से पास होना है। अब साधारण बहुमत क्या कहता है? उपस्थित व मतदान करने वालों का 50%। 245 में से मान लीजिए 5 अनुपस्थित हुए, लेकिन 240 उपस्थित हो जाएंगे। अगर 5 अनुपस्थित हैं, सदस्य अनुपस्थित हैं, 240 उपस्थित हो जाएंगे। उसमें से भी 2 सदस्यों का मन नहीं हुआ मतदान करने का, या किसी वजह से उन्होंने मतदान नहीं किया, तो जो है कि 238 सदस्यों ने मतदान किया। साधारण बहुमत क्या कहता है? उपस्थित व मतदान करने वालों का, उपस्थित और मतदान करने वालों का, वो नंबर क्या है? उपस्थित और मतदान कर रहे हैं 238, उपस्थित और मतदान करने वालों का 50%, इनका 50% प्लस 1, यानी कि 238 का 50% 119 और प्लस 1, यानी कि 120 सदस्य होंगे, तो राज्यसभा में वो विधेयक साधारण बहुमत से पास हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगला जो हमारे पास में है, अगला जो है वो है प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत को ज़रा देखते हैं। तो अगर हम प्रभावी बहुमत की बात कर रहे हैं, प्रभावी बहुमत, ठीक है, ठीक है। तो प्रभावी बहुमत बहुत आसान है, मतलब बिल्कुल आसान है। इसमें क्या कहता है, मान कि कुल सदस्य संख्या जितनी है ना, कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियों का, माइनस रिक्तियों अर्थात वैकेंसीज, वैकेंसी जो है, वैकेंसी का बहुमत। फिर से हम जो है कि राज्यसभा का उदाहरण लेते हैं, फिर से हम राज्यसभा का उदाहरण लेते हैं। मानना क्या है, राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, सदस्य, इनमें से 5 जो है ना, 245 में से 205 सदस्य, 5 जो है ना वैकेंसीज, 5 सीटें रिक्त हैं। रिक्त कैसे हैं? मान लीजिए कि कुछ ऐसा हुआ कि इसमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गई, मान लीजिए कि किसी 2 ने जो है कि पद त्याग कर दिया, उनको लगा कि वो अपने जिम्मेदारियों का सही से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो पद को त्याग कर दिया, पद त्याग कर, सीधे लिखिए, पद त्याग कर दिया। और मान लीजिए कि किसी एक इंसान की जो है ना निर्वाचन रद्द हो गया, उसका चुनाव आयोग ने निर्वाचन रद्द कर दिया, तो कितनी वैकेंसीज हो गई? 5 वैकेंसीज हो गई, ठीक है। तो इस 245, यानी कि सदस्य संख्या कितनी है? 245, रिक्तियाँ कितनी है? 5, कितना आएगा हमारे पास में? 240, और इसका बहुमत 240 का बहुमत, यानी कि इसको 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस 1 ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 240 का बहुमत, यानी कि ये 121 हो जाएगा, ये 121 हो जाएगा, और ये प्लस ये 120 हो जाएगा, और प्लस 1 इक्वल टू 121। ये अर्थ हुआ प्रभावी बहुमत का, ये अर्थ हुआ। अब आप देख रहे होंगे कि साधारण बहुमत से थोड़ी सी यहाँ पे रिजिडिटी जो है कि ज़्यादा है, साधारण बहुमत से हल्की सी। साधारण बहुमत में तो जो उपस्थित हैं और जो मतदान दे रहे हैं उनका बहुमत हम देख लेंगे, यानी बहुमत अर्थात 50% प्लस 1। इसमें ये कह रहा है कि उपस्थित और मतदान नहीं देखना है, हमें देखना ही नहीं है कौन उपस्थित है कौन नहीं है, हमें तो ये देखना है कि कितनी वैकेंसी हैं, और जितनी भी वैकेंसी हैं उसको साइड में करके जितने सदस्य हैं उनका जो है कि बहुमत देख लेना है। अब इससे भी एक स्तर ऊंची जो है कि जटिलता जिसमें आएगी वो है हमारा विशेष बहुमत। अभी देखिए विशेष बहुमत हम क्यों पढ़ रहे हैं, इस वजह से पढ़ रहे हैं कि हमने यहाँ पे 2 टर्मिनोलॉजी देखी थी। कठोर संविधान के लिए विशिष्ट बहुमत,
तो विशिष्ट बहुमत अब हम पढ़ने जा रहे हैं। और साधारण बहुमत जो है कि सुनम्य और लचीले संविधान के लिए पढ़ना था, तो साधारण बहुमत हम पढ़ चुके हैं। आई होप आपको क्लियरिटी समझ में आई होगी कि हम भटक नहीं रहे हैं, बिल्कुल ऑन पॉइंट जो है ना, जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको हम लेकर के चल रहे हैं बिल्कुल सटीक तरीके से। तो विशिष्ट बहुमत क्या है, फिर से हम वो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या हो गई 245, उपस्थित हुए मान लीजिए 240, और मतदान मान लीजिए किया इन लोगों ने, मतदान 210 मान लेते हैं कि ये इन्होंने मतदान किया है। अब आपने देखा होगा जहाँ पे हम विशिष्ट बहुमत पढ़ रहे हैं तो उसमें फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी, सेकंड टाइप ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी और थर्ड टाइप ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी की चर्चा की थी हमने। अब इस आंकड़े को ध्यान में रखिए। अब इस आंकड़े के आधार पे हम जा रहे हैं देखने कि फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है। स्पेशल मेजॉरिटी, फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी क्या है? फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी कहती है उपस्थित व मतदान करने वालों का दो तिहाई। सिंपली उपस्थित कितने हैं 240, और उसमें से भी मतदान कितने किया हुआ है, कितने लोगों ने किया हुआ है 210, यानी 210 का दो तिहाई, ठीक है। तो आप करोगे तो कितने कैसे होगा, 3 सत्ते 21, यानी कि आपका ये 70 बार में चला जाएगा, और 70 दूनी 140। हमें 140 जो है कि 210 लोगों ने मतदान किया हुआ है, उसमें से 140 लोगों ने जो है कि पक्ष में कर दिया, वो बिल जो है पास हो जाएगा सिंपली। दूसरा सेकेंड टाइप का स्पेशल मेजॉरिटी क्या कहता है, देखिए सेकेंड टाइप ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी क्या कहता है। इसमें ये कह रहा है उपस्थित व मतदान करने, इसमें थोड़ी सी रिजिडिटी बढ़ेगी, आपको महसूस होगी अभी। उपस्थित व मतदान करने वालों का दो तिहाई। अब आगे देखिए, यहाँ तक तो ये बात सेम रही, अब आगे देखिए, जिनकी कुल सदस्य संख्या आधे से कम ना हो। ये बात कह रही है। अच्छा देखिए, इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ ये हुआ ना कि जैसे हमने 140 यहाँ पे निकाला, लेकिन अगर हम यहाँ पे 140 के आंकड़े पे पहुँचते हैं, मान लीजिए 140 के आंकड़े पे पहुँचते हैं, और वो जो सदस्य संख्या है यानी कि 145 है, इसका आधा अगर हो जाता है, यदि आधे से कम हो जाता तो नहीं मान्य होता। अच्छा, 245 का आधा कितना होता है, आप कहोगे 122.5 होता है। 140 122 से ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा है। तो ये जो है कि इसको कहते हैं सेकेंड टाइप ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी। अगर ये स्पेशल मेजॉरिटी हो रही है ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना होगा कि ये संख्या, ये राज्यसभा के सदस्यों की संख्या के आधे से कम ना हो। हमें इसको हमेशा आधे से अधिक ही रखना है। और थर्ड टाइप ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी क्या कहती है, इसको ज़रा देख लेते हैं। ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी ये क्या है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। कुल सदस्य संख्या का दो तिहाई। अभी तक क्या था, उपस्थित व मतदान करने वालों का है, इसका दो तिहाई कह रहे थे, तो 210 का दो तिहाई तो आसान है,
लेकिन कुल सदस्य संख्या यानी 245 का 2/3 चाहिए। यहाँ पे आपको 245 का कोई भी विधेयक पास करने के लिए 245 का 2/3 चाहिए। तो कितना हो जाएगा ज़रा देखिए, क्या 3 से कटेगा क्या? 5 4 9, 9 2 11, नहीं कटेगा। तो इसको आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आप पाएंगे अप्रॉक्स जो है ना, ये 162 सदस्य होंगे। ठीक है, 162 सदस्य होंगे तब तो ये बिल पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, हमने जब कठोर संविधान पढ़ा था, कठोर संविधान के प्रावधानों को पढ़ा था, तो उसमें बोला था विशिष्ट बहुमत तो हमने पढ़ लिया, प्लस कई मामलों में आधे राज्यों की सहमति भी ज़रूरी, आधे राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है। तो ये तो रहा हमारा टोटल जो है कि विस्तार। अभी हमने क्या पढ़ा उसको ब्रीफली देख लेते हैं। थोड़ा सा लंबा ये क्लास अगर गया होगा तो कोई बात नहीं, हमने चीज़ों को समझा हुआ है। तो हमने संविधान की सर्वोच्चता देखा, सर्वोच्चता सेकेंड जो है कि विशेषता के तौर पर, और सर्वोच्चता के अंतर्गत हमने ये देखा कि कोई भी परंपरा, नियम विनियम, रीति रिवाज या कोई राष्ट्रपति द्वारा जारी किया हुआ अध्यादेश या फिर किसी विधानमंडल यानी विधायिका या चाहे संसद हो या चाहे राज्य विधानमंडल हो द्वारा पारित किया हुआ कोई भी कानून जो संविधान के मूलभूत ढांचे को जो है कि को चोट पहुंचाती हो, वो अमान्य है। संविधान ही सर्वोच्च है और संविधान के सभी अंगों को संविधान के भीतर ही रहकर कार्य करना पड़ेगा। और संविधान के कौन कौन से शासन के कौन कौन से अंग हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, फिर दूसरे में अगली विशेषता देखी हमने कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। अब कठोर संविधान किसे कहते हैं हमने ये देखा, सुनम्य संविधान किसे कहते हैं ये देखा। अब इसमें टर्मिनोलॉजी आई हमारे सामने विशिष्ट बहुमत और साधारण बहुमत, और इसको समझने के लिए हमने पूरा का पूरा ये चीज़ें आपके सामने एक्सप्लोर की। ठीक है, आई होप मैं जो है कि अपनी बातों को आप तक डिलीवर कर पा रहा हूँ। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो, ऐसा लगा हो कि कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिली हैं, तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। कोई फीडबैक होगा या कोई शिकायत होगी तो उसे कमेंट माध्यम के थ्रू आप हम तक पहुंचा सकते हैं उस फीडबैक को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।